है एनवायरमेंट। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वो कौन होता है? एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण होता है। ठीक है। आश्रित चर होता है स्टूडेंट, क्योंकि वो टीचर पर। हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी आज जैसा कि मंडे है, आप सभी को पता है सीडीपी क्लास होती है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आज का टॉपिक है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है फुल डिटेल देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आदान प्रदान होता है। किस चीज़ का आदान प्रदान होता है? कौशल का, बिहेवियर का, नॉलेज का, वैल्यूज का। कौन आदान प्रदान करता है? शिक्षक और स्टूडेंट के बीच आदान प्रदान होता है। ठीक है। इसमें जो शिक्षक है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। शिक्षक के पास जो भी कौशल होता है, नॉलेज होती है, वो बच्चों के साथ शेयर करता है, जिससे बच्चों के नॉलेज में भी क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो क्या होता है? आदान प्रदान की प्रक्रिया है। टीचर जो है वो प्रदान कर रहा है और जो स्टूडेंट है वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। इसमें बिहेवियर का भी आदान प्रदान होता है। जैसे टीचर का बिहेवियर अच्छा है तो स्टूडेंट क्या करेगा? उसको सीखने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। आगे देखते हैं और पॉइंट क्या है इसके। आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दो लोगों ने अलग अलग रूप में व्याख्या की है। ठीक है। जैसे कि एडम्स का कहना था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्विध्रुवीय है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है कि द्विध्रुवीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसने कहा है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को द्विध्रुवीय किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जॉन डीवी के बारे में पूछा जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय किसने कहा है? तो जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है। अब देखते हैं एडम्स ने द्विध्रुवीय बोला है तो दो एस्पेक्ट बताए हैं। कौन कौन से? शिक्षक और छात्र। इन्होंने बोला है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केवल दो चीजें होती हैं, एक है शिक्षक, एक है छात्र, जिसमें क्या है कि नॉलेज का आदान प्रदान होता है। शिक्षक नॉलेज देता है और छात्र ग्रहण करता है। ये कहना था एडम्स का। और जॉन डीवी ने बोला है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्विध्रुवीय ना होकर त्रिध्रुवीय है, क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र तो होते ही हैं, साथ में शिक्षण विधि भी होती है जिसके द्वारा छात्र जो है नॉलेज को ग्रहण करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से शिक्षक क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यूज करके उस नॉलेज को बहुत ज्यादा सरल बना देता है ताकि छात्र आसानी से उसको समझ सके। ठीक है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एडम्स ने द्विध्रुवीय बोला है एंड डीवी ने त्रिध्रुवीय बोला है। किसे? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चर कौन कौन से होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो इस प्रक्रिया में मुख्य होते हैं। तो पहला है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर कौन होता है? टीचर होता है, क्योंकि वो नॉलेज देने के लिए स्वतंत्र होता है, पूरी क्लास में स्वतंत्र होता है टीचर। ठीक है। मध्यस्थ चर क्या होता है? एनवायरमेंट। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वो कौन होता है? एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण होता है। ठीक है। आश्रित चर होता है स्टूडेंट, क्योंकि वो टीचर पर आश्रित होता है नॉलेज के लिए। ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन होता है? तो टीचर होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मध्यस्थ चर कौन होता है? तो एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आश्रित चर कौन होता है? स्टूडेंट होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ये तीन जो फैक्टर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन तीनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचर का होना जरूरी है, एनवायरमेंट का होना जरूरी है एंड स्टूडेंट का होना भी जरूरी है। टीचर बच्चों को नॉलेज देगा और उसमें जो मुख्य भूमिका निभाएगा, नॉलेज देने में जो मुख्य भूमिका निभाएगा वो पर्यावरण का होगा। मध्यस्थ चर कौन होगा? पर्यावरण होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं शिक्षण के चरण के बारे में। शिक्षण के कौन कौन से चरण होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो पहला है प्री एक्टिव फेज यानी कि पूर्व सक्रिय चरण। पूर्व सक्रिय चरण मतलब कि टीचिंग से पहले क्या होता है? लेसन प्लानिंग करता है। टीचर क्या है? लेसन प्लान बनाता है कि हमें आज क्लास में क्या पढ़ाना है, बच्चों को कौन कौन से एग्जाम्पल उसे देने हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को लेसन समझाने के लिए। तो लेसन प्लानिंग जो होती है पढ़ाने से पहले, क्लासरूम में जाने से पहले जो लेसन प्लानिंग होती है वो प्री एक्टिव फेज यानी कि पूर्व सक्रिय चरण होता है। पूर्व से ही समझ में आ रहा होगा। पूर्व मतलब कि पहले सक्रिय चरण के पहले क्या होता है? लेसन प्लानिंग होती है। ठीक है। सेकंड क्या है? इंटरएक्टिव या एग्जीक्यूशन फेज। इसमें होता है सक्रिय चरण क्या होता है? टीचिंग, जो कि क्लासरूम में टीचर करता है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, बच्चों को समझाना, लेसन पढ़ाना, ये सब किसमें आता है? ये सब सक्रिय चरण में होता है, इंटरएक्टिव फेज में होता है। ठीक है। थर्ड होता है पोस्ट एक्टिव फेज यानी कि उत्तर सक्रिय चरण। पोस्ट एक्टिव फेज यानी
कि उत्तर सक्रिय चरण में क्या होता है, फीडबैक लेना यानी कि आकलन करना होता है कि बच्चे को जो भी लेसन पढ़ाया गया है, जो भी समझाया गया है, बच्चे को कितना समझ में आया है। ठीक है, तो शिक्षण के कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, पूर्व सक्रिय चरण, सक्रिय चरण, उत्तर सक्रिय चरण। पूर्व सक्रिय चरण मतलब कि पढ़ाने से पहले जो टीचर प्लानिंग करता है वो। सक्रिय चरण मतलब जो टीचिंग करता है, क्लासरूम में जो इंटरेक्शन करता है, बच्चों को जो समझाता है, वो सक्रिय चरण में आता है। उत्तर सक्रिय चरण जो बच्चों का आकलन करता है, बच्चों से फीडबैक लेता है कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन होती है औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है अनौपचारिक शिक्षा एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है गैर औपचारिक शिक्षा। ठीक है, देखिए फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जैसे कि समझ लीजिए स्कूल, हम टाइम से वहां पर जाते हैं, टाइम से हमारी क्लासेस लगती हैं और हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो किस में आता है, वो औपचारिक शिक्षा में आती है, जिसका एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है, कॉपी किताब लेकर हमें जाना होता है, टाइम से पहुंचना होता है, प्रेयर होती है, पीरियड लगता है, हर सब्जेक्ट का पीरियड लगता है, तो ये सब किस में आता है, ये सब औपचारिक शिक्षा में आता है, जिसमें एक रूल होता है, नियम होते हैं, ये सब औपचारिक शिक्षा में होता है। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो कभी भी कहीं भी शिक्षा प्रदान की जाती है, बच्चा कहीं से भी सीख लेता है, चाहे वो अपने मोहल्ले से सीख ले, दादा दादी से, फैमिली से, जो भी वो वैल्यूज सीखता है, मोरल चीजें सीखता है, वो अनौपचारिक शिक्षा में आ जाती है। ठीक है, अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती है, ये इसको आप मान लीजिए डिस्टेंस लर्निंग जैसे बोलते हैं, जैसे NIOS हो गया है ना, और इग्नू हो गया, ये सब क्या है, गैर औपचारिक शिक्षा में आता है। इसका एक एग्जांपल ओपन स्कूलिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो गैर औपचारिक शिक्षा में यही आता है कि डिस्टेंस लर्निंग इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि डिस्टेंस लर्निंग जो दूर रहकर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ये गैर औपचारिक शिक्षा में आएगा। ठीक है, ऑनलाइन आप वहां पर बैठे हो, मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ, तो ये गैर औपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल है। अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं से भी, मोहल्ले से कुछ भी सीख लेते हो, आसपास के लोगों से कुछ भी शिक्षा सीख लेते हो, मॉरल वैल्यूज सीख लेते हो, तो ये किसमें आता है, ये अनौपचारिक शिक्षा में आएगा। औपचारिक वो होती है जो स्कूल में प्रदान की जाती है, जिसका एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, तो ये औपचारिक शिक्षा में आएगा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा स्कूल हो गया, अनौपचारिक शिक्षा मोहल्ले हो गए, और गैर औपचारिक शिक्षा NIOS हो गया या तो इग्नू हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मैंने फुल समझा दिया आपको, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।